Hello, dear students, grade 12. How are you all doing? I hope you're all fit, fine, healthy, wealthy, and wise, and preparing for your examinations properly. Uh, in due course of time, जब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब तक गुरु गौरी classes are with you for your continuous revisions and preparation of your syllabus, right? और उसी सीरीज में हम लेकर आए हैं ऐसे टॉपिक्स जो दिखने में छोटे हैं, शायद थोड़े अनइम्पॉर्टेंट लगे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि व्हेन यू आर or unable or making trying to understand the bigger concepts or the difficult concepts to be solved in the question paper, उतनी देर में आप इन टॉपिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करके और अपने स्कोर को बहुत अच्छे एडिशंस दे सकते हैं. ठीक है, तो आज हम करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लास्ट, यहाँ आपकी बुक में है लेकिन उसके बाद हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे. आज मैंने पकड़ा है ये वाला टॉपिक क्योंकि ये जल्दी कवर होता है. इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ लर्न करने हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, एंड देन यू कैन हैव अ ग्रेट स्कोर, राइट? सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गुरु गौरी क्लासेस. नाउ फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी. व्हाट डज इट मीन? इसका डेफिनेशन ज़रूर आता है तो प्लीज़ लिख लीजिए इसको. रेफर्स टू द totality of genes, species and ecosystem of a region, right? ये फुल एंड फाइनल डेफिनेशन है फॉर बायोडाइवर्सिटी. इसमें कोई मार्क आपका नहीं कट सकता अगर आप ये सारे टर्म्स यूज करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? फुल कंप्लीट टोटलिटी ऑफ अ जीन ऑफ एनी स्पीशीज or of an ecosystem in a region. Now how many, so इसी से definition से ही हमको पता चल जाता है बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स हैं. 3 टाइप्स हैं, राइट? कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले सबसे छोटी बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिक स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, राइट? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज. तो एक ही स्पीशीज में काफी सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट? वैरायटी ऑफ स्पीशीज, like just say dog, and dog also has lot of varieties in it. ठीक है, so variety of species in a given area, right? Now the other type is the diversity of genes, right? Genetic diversity or diversity of genes. So we can say it like variety of yeah, we can call it as genetic makeup, variety of genetic makeup, right? In uh, within a species or within a area, right? So like frog, so frog has all various types of genetic transformations. And then the third type can be called as variety of ecosystem, right? Biodiversity in the ecosystem. So even in one ecosystem there are varieties of habitats, there are varieties of communities. That is why there is the diversity in ecosystem, right? Understood? तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको साथ साथ दिया है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ इफ वी टॉक ऑफ द पैटर्न्स, तो आज ये वाला टॉपिक हम आज ही खत्म करेंगे, इसी लेक्चर में खत्म करेंगे, सो दैट वन पॉइंट पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मिल जाएं. ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा सो दैट आपका ये वाला टॉपिक यहीं रेडी हो जाए, प्रिपेयर्ड एंड डन, राइट? सो वी टॉकिंग ऑफ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द पैटर्न इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, राइट? लैटिट्यूड्स आपको पता है इक्वेटर के से पोल्स की तरफ जाते हैं, करेक्ट? ग्लोब पे और मैप पे हम ये समझते हैं. ठीक है, अब अंडरस्टैंड दिस दैट वैरायटी और वी कैन से स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये फैक्ट है. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, वेरी हाईलाइटेडली प्लीज नोट इट डाउन. डिक्रीजेस
as we move away from the equator towards the poles, right? So you can also say it is equivalent to, you can say that tropical climatic areas or tropical areas have more species than temperate areas और polar areas, right? अब इसका ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई टेम्परेट और पोलर एरियाज हैव लेसर स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द टेम्परेट एरियाज, राइट? तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? रीजंस भी आपको नो पता होने चाहिए, सो शुड राइट द रीजंस आल्सो, राइट? नंबर 1, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स tropical latitudes have not changed much, have not changed much since millions of years ago. तो मतलब जैसे हैं वैसे ही हैं, बहुत मेजर क्लाइमेटिक चेंज नहीं है, बहुत मेजर लैंडस्केप शिफ्ट नहीं है, राइट? तो इसलिए देयर इज नो चेंज, दैट इज वाई स्पीशीज यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करती हैं, ठीक है? सिमिलरली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की अगर हम बात करें, tropical climates are more constant and also predictable, right? And also predictable, ठीक है? इससे क्या होता है, बिकॉज दे आर प्रेडिक्टेबल, द नीश स्पेशलाइजेशन मतलब एरिया ऑफ स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज वो स्पेसिफिक हो जाती है, राइट? इजी हो जाती है, राइट? नीश स्पेशलाइजेशन एंड that is why greater species diversity is promoted or is helped, right? यहाँ तक कहानी समझ में आई होप species is greater species diversity is supported, right? Understood? I hope you have understood this. Now species area relationship की अगर हम बात करें तो there was a scientist, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट, आई होप you remember the name or you have read it when your teacher would have been teaching you this, Alexander von Humboldt, who observed species richness increases with increase in area, but only to a limit. बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है ये कि हम बोलने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ते गए, द स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड, but then after a certain limit it either became constant or it started reducing. So this is a very important aspect of the theory of species area relationship, and you should understand its relation with the help of this ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है स्टडी करने के लिए. तो द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया is a rectangular hyperbola. The students, right, please understand this. This is a rectangular hyperbola. ठीक है? और log scale पे अगर इसकी बात करें, so it's a straight line.
ठीक है. And the equation you can see on the screen, the equation is log s is equal to log c plus log z log a, correct. जहाँ पे s is for species richness, a is for area, z is for slope of the line which is regression, which you can also call as regression coefficient कि जैसे कम होता जाएगा, and c is the y intercept, right, c is the y intercept. So regardless, so understand this graph as that regardless of the taxonomic group कि कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं या कौन से स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, regardless of any taxonomic group, regardless of any taxonomic group or region, slope of regression, slope of regression slope of regression क्या सोचते हो क्या होगा, is always same. So ये इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है. लेकिन if we talk of let us say entire continent, अगर बहुत बड़ा रीजन ले लें, अगर entire continent की बात करें तो it becomes steeper, that is it becomes steeper, right. Right. In this context you should also know that 5 mass extinctions have already happened, sixth is on the way, right, and it is faster, 100 to 1000 times than the first 5 mass extensions, and due to more human activities, right, or you can say anthropological influences. यहाँ पे जब ये बात कर रहे हैं तो we should also talk about the scientist David Tillman, who said that, who actually experimented and found out that क्या फाइंड आउट किया था उन्होंने कि प्लॉट्स मतलब एरिया विद मोर और ग्राफ विद मोर स्पीशीज showed less year to year वेरिएशन इन बायोमास. कहने का मतलब क्या है कि अगर स्पीशीज ज्यादा है तो बायोमास कम नहीं होगा, तो कभी किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कभी किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एंड दैट इज हाउ द बायोमास विल not have much influence, much change, right. Number 2, he also observed that increased diversity contributed to higher प्रोडक्टिविटी. इंटरेस्टिंग कि जितना डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी वहां की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी. डेफिनेटली वी कैन टॉक ऑफ रेफर टू फूड चेन एंड द इकोसिस्टम वेयर वन डिपेंड्स ऑन द other. It is a chain of interdependence, right. Then the other theory about species area relationship is our rivet popper hypothesis. Have you heard about it? रिवेट्स क्या होते हैं? रिवेट्स होते हैं वो छोटे छोटे स्क्रूज या पेच जो एरोप्लेन्स में लगाए जाते हैं, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एयरप्लेन लिया, उसको माना कि चलो मान लो कि ये एयरप्लेन हमारा पूरा एक इकोसिस्टम है, करेक्ट, राइट. एंड इसके सारे जो पार्ट्स हैं, कुछ भी जो भी, ठीक है, दे आर जॉइंड विद रिवेट्स. और कितने रिवेट्स? थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स. सो ये रिवेट्स क्या हो गए?
ये मान लीजिए हो गए इसके स्पीशीज, ठीक है। नाउ इफ एवरी पैसेंजर आउटसाइडर जो है या influence of the environment, if every passenger pops out one rivet, that means, take it as popping out of one rivet means extinction of the species, ठीक है। तो हर पैसेंजर से एक रिवेट पॉप आउट कर दिया तो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। दैट मीन्स जितने ज्यादा रिवेट्स पॉप आउट होंगे, इफेक्ट किस पे आएगा? सीधा सीधा ऑन एयरप्लेन्स सेफ्टी, राइट, है ना, लूज हो जाएगा वो, ठीक है। और मान लीजिए इसमें से देयर इज वन रिवेट विच इज वेरी important, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू वी से, विच इज वेरी critical, yes that's the right word, ठीक है। so there is one rivet which is very very critical और वो पॉप आउट हो गया, तो क्या होगा? सेफ्टी इश्यूज तो हैं ही, आ ही जाएंगे पूरे खतरे में, प्लस देयर विल बी मैनी rivets automatically coming out, that means species moving out, right? तो ये species का रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इकोसिस्टम का, that every species is dependent on the other species and all species together make a complete ecosystem which is also a balanced ecosystem. So without even anyone there can be a lot of loss and danger. That means, and loss of what? Loss of biodiversity is the first factor, right? अब loss of biodiversity की अगर हम बात करें, डाइवर्सिटी, ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो देयर द IUCN, या पता है ना आपको, ये रेड लिस्ट निकालता है, राइट? IUCN 2004 says that there had already been 784 species extinct by 2024 already done, ठीक है। जिनमें से कुछ नाम उन्होंने दिए हैं, डोडो ऑफ मॉरिशस, क्विक ऑफ साउथ अफ्रीका, थैलेसीन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टिलर काउ ऑफ रशिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं IUCN की रेड लिस्ट के, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न देम, राइट। नाउ इफेक्ट क्या हो रहा है, अब इस पे आते रिवेट पॉपर का। अब देखो रिजल्ट, ये जो हो रहे हैं इनकी वजह से क्या हुआ? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, है ना, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, low resistance to natural disasters like droughts or maybe floods, ठीक है। then increased variability in ecosystem, that means usage of natural things, right? In terms of water कितना यूज होगा, पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, राइट? तो यूज ऑफ रिसोर्सेज का वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? और उसकी वजह से क्या बढ़ता है? पेस्ट्स एंड डिजीजेस, राइट, पेस्ट्स एंड डिजीजेस, lost, yeah, pests and diseases, okay, right। now अब ये जब सब हो रहा है, जब हमको पता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, सो व्हाट कैन बी द कॉजेस? सो वी हैव टॉक्ड ऑफ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, वी हैव टॉक्ड ऑफ effects of loss of biodiversity, and now we are talking of the causes of biodiversity, ठीक है।
कॉजेस का जो है ना वो एक्चुअली एक्चुअली 4 कॉजेस हैं, ठीक है, सारे के सारे मेजरली ह्यूमन कनेक्ट से हैं. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एविल क्वार्टेट. एविल क्वार्टेट, याद रखिएगा इस टर्म को, ठीक है. और इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला हैबिटेट लॉस, राइट. नंबर 2 ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ये टर्म्स बहुत कॉमन है और आपको पता है. हैबिटेट लॉस क्या है? कि एनिमल्स आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीमेंटिंग, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा. ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड फार्मिंग एंड increasing of agricultural lands. Then the third is alien species invasion. एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जैसे आपने 10th में शायद पढ़ा होगा, वाटर हियासिंथ जो है वो आ गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. लेंटाना अमेरिका, पार्थेनियम, सो दे आर अ लॉस टू और दे आर अ बिग डेंजर टू द इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. सो एग्जाम्पल इसमें ज़रूर आ सकते हैं. सो एज आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट दीज नेम्स डाउन. पार्थेनियम, lantana, icornia, or it is called as water hyacinth, ठीक है. Then if we talk of in animals, then African catfish लाई गई थी एक्वाकल्चर के लिए, but then it is posing a threat on indigenous catfish and in Indian rivers, right. And the fourth problem is co-extinction, जो अभी हमने river puppet hypothesis से भी समझा था कि एक होस्ट स्पीशीज चली जाती है तो उसके साथ साथ के सारे स्पीशीज खत्म हो जाते हैं, इवन देयर पैरासाइट्स, इवन द प्लांट्स विच वर डिपेंडिंग ऑन देम. और या फिर एक प्लांट लॉस हो गया तो फिर देन अदर स्पीशीज एसोसिएटेड विद देम आर आल्सो lost, right. So this is right. So सबसे important काम फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है इसका मतलब it is our moral duty to conserve our biodiversity, right. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पहली बात तो ये कहते हैं कंजर्वेशन क्यों ही चाहिए? व्हाई डू वी नीड दिस कंजर्वेशन? व्हाई डू वी नीड दिस कंजर्वेशन? कंजर्वेशन. सो दो दो तरह की यूटिलिटीज हैं इसकी, ठीक है. ये टर्म्स बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, ऐसी हैं, यू हैव टू यूज देम इन योर आंसर्स, राइट. सो व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्ड? यू से देयर आर टू यूटिलिटीज. नंबर वन इज नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस, राइट. दैट मीन्स इसमें आ सकता है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स जैसे फूड लो, पेपर लो, राइट. फिश बेचो मार्केट में एंड गेट लॉट ऑफ, and then fuel material, right. And then industrial raw material is found, correct. So this is narrowly utilitarian, मतलब हम बिल्कुल तुरंत सोच सकते हैं industrial raw material, correct, ठीक है. Then other thing can be broadly utilitarian, broad utility. I'm so sorry, I wrote it the wrong spelling. Broad utility. Now what is this broad utility? Let us say who will provide us oxygen if biodiversity is lost, ठीक है. Balance of nature कहाँ जाएगा? Aesthetic pleasure, मतलब ब्यूटिफिकेशन भी तो हमें इन्हीं से चाहिए होता है. सो एस्थेटिक प्लेजर का क्या होगा, राइट. सो दीज आर आवर ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स. कर कैसे सकते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन. वन इज कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड द अदर इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन. ना इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, जहां पे हैं वहीं पर उनको कंजर्व करेंगे, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज इन सीटू? ऑन साइट, conserving and protecting the whole ecosystem,
राइट. सो इसका कीवर्ड ध्यान से समझ लीजिए, कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग whole ecosystem. That means at every level. करेक्ट. और इसमें जो आइडिया आता है वो आता है हॉटस्पॉट्स. बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स होते हैं, ठीक है. एंड internationally 34 hotspots have been found out, मतलब marked, out of which 3 are in India. ठीक है, राइट. इन सीटू कंजर्वेशन में और जो अगर हम बात करें, देन देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स. आई होप यू नो इट. बायोस्फीयर रिजर्व्स, 448 wildlife sanctuaries, correct. 90 national parks, 90 national parks, right. And then there are many sacred groves. Sacred groves are specially for tract of forests. Tract of forests, right, where all trees and wildlife are protected. All trees and wildlife are protected. ठीक है जी. दिस इज आवर एक्स इन सीटू कंजर्वेशन. अगर हम एक्स सीटू की बात करें तो एक्स सीटू सेज आउटसाइड, राइट, आउटसाइड द लोकेशन, कहीं और ले जाके. सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज थ्रेटन्ड एनिमल्स और प्लांट्स, मतलब एनी ऑर्गेनिज्म विच इज थ्रेटन्ड, ठीक है, are taken out from their natural habitat and then they are put in special settings, for example zoological parks. तो उसमें क्या होता है, उनको स्पेशल कंडीशंस में ध्यान रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट, स्पेशल केयर दी जाती है. सो जूलॉजिकल पार्क्स, botanical gardens and wildlife safaris are the best example of ex situ conservation. ठीक है जी. Then even if you talk about other types of conservation, then there can be what do we pronounce it as, cryopreservation as well, wherein the gametes of a particular species, may it be plants or animals, gametes are saved and conserved, right. ठीक है, ठीक है. Maybe if it is plants in seed bank or, है ना. So now there is a convention on biodiversity. What is that rule or convention on biodiversity? Let us talk about that also. Convention on biodiversity, आपको अगर पता हो, यहाँ पे बहुत बात होती है. रियो डी जेनेरियो में, right, there was this earth summit which was held, earth summit, ठीक है, in 1992, and the pledge was taken, there was this pledge taken to take appropriate measures for conservation of biodiversity. ठीक है. फिर in 2002, in 2002, then World Summit happened, and then they talked about sustainable development.
sustainable development. This World Summit happened in Johannesburg. Right? Countries said that by 2010 they will be able to achieve, they pledged that they will be able to achieve this target of not complete, but yes, a significant reduction in rate of biodiversity loss. Rate of biodiversity loss at regional as well as local level. राइट तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काम किया गया. ठीक है. उसके अलावा देयर वाज अ रामसर कन्वेंशन which was finalized. Ramsar Convention, which was actually a convention on wetlands. Convention on wetlands, done on 2nd February 1971 in Ramsar, located in Iran. ठीक है. It and it was enforced. It came into force, or it was enforced in on, maybe exact date दे सकते हैं, 21 December 1975, right? 1975, which said there should be national actions and international cooperation, national actions and international cooperation regarding conservation of wetlands and wise, sustainable use of resources of wetlands. Sustainable use of resources of wetlands. So even India has lot of Ramsar sites. The first Ramsar site which India declared was Chilka Lake. Chilka Lake in Rajasthan. ये कुछ वन वर्ड आंसर्स हैं जो जरूर आ सकते हैं. ठीक है. देन क्योलादेव नेशनल पार्क, अगेन इन राजस्थान. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में जो हैं, दे आर 86. ठीक है. एंड देयर आर 5 न्यू रामसर साइट्स in India which came into existence in January 2024, and they have been declared as the sites of international interests. तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली बनते हैं. फर्स्ट रामसर साइट्स एंड न्यू रामसर साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट. नाउ व्हाट इज दैट? इट इज अनका समुद्र. Note them down, please. Bird Conservation Reserve. ठीक है. Then it is Aghnashini Estuary. Then it is Magadi Kere Conservation. Then Karevatti Bird Sanctuary. Karevatti Bird Sanctuary. Then Longwood Shola Reserve Forest, which is in Tamil Nadu.
Forest, Tamil Nadu. Right. Now, if you check this, I'll show you this. These are all the Ramsar sites of India, right? Can you see this? India has a lot of Ramsar sites. That means a lot of wetlands and lot of lands in international importance. Few of them I have given you already. आप ये देखो जो लास्ट के 5 हैं वो भी इधर साउथ इंडिया में सारे आपको मेंशन मिल जाएंगे, राइट? तो learn this chapter in these notes only, referring to these notes which I have given you today. It will be done in just these this timing which you will be watching as per this video. इससे ज़्यादा इस पे टाइम यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो रिवाइज honestly, wisely and properly. All the best.